हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ये सीरीज। नाउ दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 10, 11 एंड 12। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इस सीरीज के माध्यम से हम जो है इस टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे पूरा कवर टू कवर। सो आपका जो ये डॉक्टर आर के सिन्हा की जो ये किताब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इस सीरीज के माध्यम से हम इसको कवर अप करेंगे। तो आज जो है सेक्शन 10, 11 और 12 वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने सेक्शन 9 तक कवर अप कर लिया है। सो इफ यू हैवंट चेक दैट यू कैन गो एंड जस्ट चेक दी वीडियोस इन दी प्लेलिस्ट, राइट। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी IQ लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच, और इस लाइफ फाउंडेशन बैच में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से जाके एडमिशन ले लें क्योंकि इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12 जून से। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो जल्दी से जाके एनरोल करें, यूज करें प्रोमो कोड SHR और इस प्रोमो कोड से ही आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ 24,999 रुपए में। ना जो ये कोर्स है इसकी 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। दिन में आपकी 2 क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। ये लाइव क्लासेस होंगी जहां पे आप 2 वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स फैकल्टी से क्लास में ही पूछ सकते हैं। आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड लॉट मेनी मोर फीचर्स आर देयर इन दिस लाइव फाउंडेशन बैच। तो आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है, SHR प्रोमो कोड यूज करना है और लेना है मैक्सिमम डिस्काउंट, और आप ये कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जिसकी क्लास आपकी 12 जून से स्टार्ट होने वाली है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स मूव अहेड। अगर आपको इस सेशन की PPT चाहिए, जो भी PPT या जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे क्लास में यूज करती हूँ वो चाहिए, तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से। नाउ नॉट ओनली दी PPTs बट नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट लेक्चर की अगर कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड इफ एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, सेशन या फिर एग्जामिनेशन यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एलिनेशन। देखो, एलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का पार्ट कर रहे हो। अब अगर इसी एलिनेशन पे कोई कंडीशन लगा दी जाए तो वो वॉइड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में सेक्शन 10, 11, 12 बात करता है आपका स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलिनेशन का क्या मतलब है कि भाई आप प्रॉपर्टी जो है एलिनेट कर रहे हो, और वो कैसे कर सकते हो आप या तो गिफ्ट के माध्यम से कर सकते हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के एलिनेट कर सकते हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हो। तो इन सब के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हो, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को पार्ट ऑफ कर सकते हो, राइट। तो एलिनेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो। अब जो सेक्शन 10, 11, 12 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, यहां पे बता रखा है कि अगर कोई कंडीशन लगाई गई आपके एलिनेशन पे कि भाई आप ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या इस कंडीशन पे कर सकते हो, वो सारी चीजें वॉइड होंगी या वैलिड होंगी, उसकी बात करता है आपका ये 3 रिस्पेक्टिव सेक्शन। तो आई होप एलिनेशन समझ में आया हो कि एलिनेशन मतलब कि आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में ऐसा नहीं होता। हिंदू लॉ में नॉट इवन करता कोई भी मेंबर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, या इवन करता भी अलाउड नहीं होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ ऑल द को-पार्टनर्स। जब तक सारे को-पार्टनर की कंसेंट नहीं होती तब तक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं किया जा सकता, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद से खरीदी है, इन दैट केस हिंदू कैन एलिनेट दैट प्रॉपर्टी। उसके पास भाई उसने खुद से खरीदी है, वो उसको बेचे, रखे, गिरवी करे, कुछ भी करे, उसकी मर्जी है, राइट। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में या सेपरेट प्रॉपर्टी में तो हिंदू के पास वो राइट होता है कि वो उसको बेच सकता है। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जब तक सारे को पार्टनर्स का कंसेंट ना हो तब तक वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ या एलिनेट नहीं की जा सकती, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल, वहां पे बता रखा है कि भाई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, एंड दिस पावर इज एब्सोल्यूट, और ये पावर जो है आपकी एब्सोल्यूट है। नाउ बात यहाँ पे ये है जो आपके सेक्शन 10 से लेके 18 तक डिस्कस करी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस जो लगाए जाते हैं एलिनेशन पे, ठीक है, या फिर क्या रूल्स होंगे एलिनेशन के इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कहता है कि कैन एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बी रिस्ट्रेन। जो ये एलिनेशन है, एलिनेशन का जो ये राइट है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो अपने मन के हिसाब से, उसको बेच सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, उसको मॉर्गेज कर सकते हो, उसको गिफ्ट कर सकते हो, क्या इस अधिकार
ट्रांसफर पे आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, क्या आपको रिस्ट्रेन किया जा सकता है इस एलिनेशन पे कि भाई प्रॉपर्टी आप एलिनेट नहीं कर सकते, इस बात पे क्या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रेंट्स लगाए जा सकते हैं। नाउ सेक्शन 10 से लेके 18 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स फॉर एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 10 क्या कह रहा है, देखो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी। अब जब इसने ये प्रॉपर्टी दी तो उसने ये कहा कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, या फिर आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, या फिर आप इसको मॉर्गेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते। ए ने जब प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसफरर कहलाएगा, और जिसको प्रॉपर्टी मिली है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी कहलाएगा। तो जब ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दी तो इस कंडीशन को साथ दी कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 10 क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसके साथ कोई कंडीशन लगा देता है, और वो कंडीशन ऐसी है कि उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है कि भाई तुम आगे एलिनेट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, तो वो जो कंडीशन होती है वो वॉइड होती है, ट्रांसफर आपका वैलिड रहता है, ट्रांसफर पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ए ने बी को ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बट जो कंडीशन है जो बी को एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है वो कंडीशन आपकी वॉइड मानी जाती है, वो कंडीशन आपकी उसका कोई महत्व नहीं रहता। राइट नाउ सेक्शन 10 जो है वो ले डाउन करता है दैट वेयर द ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन, जिसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन किया गया है फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट इन हिज प्रॉपर्टी, कि भाई उस ट्रांसफरी को, हमारे केस में बी को एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दिया गया कि तुम अपने इंटरेस्ट को, जो प्रॉपर्टी के साथ आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो उसको आगे एलिनेट नहीं कर सकते, आप उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाया है कि भाई आप किसी और पर्सन को नहीं बेच सकते उस प्रॉपर्टी को। तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो कंडीशन होगी वो आपकी वॉइड मानी जाएगी, वो जो कंडीशन होगी उसको हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे। राइट नाउ जस्ट रीड आउट द सेक्शन दैट लेज डाउन दैट वेयर द ट्रांसफर इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ अ कंडीशन व्हिच केम अलोंग when the property is transferred। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसके साथ आपके साथ एक कंडीशन भी लगा दी गई थी कि आप इसको आगे एलिनेट नहीं कर सकते। तो वो जो कंडीशन है जो एब्सोल्युटली बार कर रहा है, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है ट्रांसफरी को एलिनेट करने के लिए या फिर आगे ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी, तो वो जो कंडीशन होगी वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। द ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफर वुड रिमेन वैलिड, बट जो ट्रांसफर है आपका वो वैलिड ही रहेगा, ट्रांसफर इफेक्ट नहीं करेगा। ना उसको एक और एग्जाम्पल से समझो, जहां पे मान लो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को एज अ गिफ्ट। ठीक है, अब ए ने बी को गिफ्ट दिया, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गिफ्ट के माध्यम से, ठीक है, गिफ्ट दे दिया उसको। राइट नाउ अब जब प्रॉपर्टी गिफ्ट करी तो उस टाइम पे एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन क्या लगा दी, दैट वाइल ए इज अलाइव, जब तक ए जिंदा है बी मस्ट नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, कि भाई जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो हम इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जो ये कंडीशन है ये कंडीशन वॉइड मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने गिफ्ट के माध्यम से दी तो वहां पे उसका एलिनेशन का राइट आपने एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दिया, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है उसको वॉइड माना जाएगा as it absolutely restrained B from transferring his interest in the property to another person, कि भाई आप उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो कि आप वो किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। तो दिस इज द कंसेप्ट गिवन अंडर सेक्शन 10 and this is commonly known as rule against inability. Now, Transfer of Property Act is based on a principle that there can be a free transfer of property and has been specifically made with this regard to free transfer। ये कहता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, इसीलिए बनाया गया है ताकि एक फ्री ट्रांसफर होता रहे, राइट, उस पर कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाए। तो यहाँ पे अगर कंडीशन लगा दी रिस्ट्रेन करते हुए, ट्रांसफर जो इम्पोज किया है उस पर कुछ कंडीशंस आपने लगा दी और रिस्ट्रेन कर रहे हो आप ट्रांसफरी को, तो फिर वो फ्री ट्रांसफर रहा ही नहीं, और जब वो फ्री ट्रांसफर नहीं रहा तो बेसिक जो मोटिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपका, राइट, फिर तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसी यूज का ही नहीं रहेगा। दैट इज वाई यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली बात करता है और इसी चीज पे बेस्ड है कि वो फ्री ट्रांसफर को अलाउ करता है। तो यहाँ पे अगर आप एब्सोल्युटली किसी को भी रिस्ट्रेन कर रहे हो प्रॉपर्टी की, वो आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता ट्रांसफरी को, या उसके राइट्स को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट जो उसको प्रॉपर्टी में मिला उसको आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो आपका वॉइड माना जाएगा अगर आप एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट पार्शियल
क्या आप पार्शियल कुछ कंडीशंस लगा सकते हो? मान लो अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, अब उसने ये कहा, ये कंडीशन के साथ ये प्रॉपर्टी आई दैट बी जो है डी और डी के फैमिली मेंबर्स को नहीं बेचेगा, बाकी किसी को भी बेच सकता है, बाकी किसी को भी बेच सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो पार्शियल रिस्ट्रेन है ये वैलिड रहेगा, पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड रहता है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन में जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी वॉइड मानी जाती हैं। क्लियर? नाउ हाउएवर ओनली कंडीशंस मैंडेटिंग एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस आर वॉइड, जो एब्सोल्युटली आपको रिस्ट्रेन कर रही हैं कि आप प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते या किसी और पर्सन को बेच नहीं सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एब्सोल्यूट कंडीशंस हैं वही आपकी वॉइड मानी जाती है। देयर आर कंडीशंस व्हिच आर कॉल्ड फॉर पार्शियल रिस्ट्रेन आल्सो, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया कि पार्शियल रिस्ट्रेन आपका अलाउड होता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन अलाउड नहीं होता, और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन में कंडीशंस आपकी वॉइड मानी जाती हैं। नाउ डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये कंडीशन एब्सोल्यूट है या फिर पार्शियल है, आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या सब्सटेंस है उस कंडीशन का। आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन जो वर्ड्स हैं, जो कंडीशंस जो लगाए गए हैं उसके सिर्फ वर्ड्स नहीं देखना है, बट बेसिक सब्सटेंस देखना है उस पर्टिकुलर कंडीशन का। नाउ जो रिस्ट्रेन है आपकी उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नाउ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, अभी तक हमने समझा कि आप एब्सोल्युटली बार कर रहे हो किसी पर्सन को कि भाई तुम किसी और को बेच ही नहीं सकते ये प्रॉपर्टी। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और बी को जब ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी तो उसके साथ एक कंडीशन चिपक कर आई कि आप जो है इसको फर्दर किसी को बेच ही नहीं सकते, आप इसको किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। नाउ वो जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा रहा है वो कंडीशन आपकी वॉइड है, ट्रांसफर आपका वैलिड माना जाता है। नाउ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन इज सच रिस्ट्रेन व्हिच कंप्लीटली टेक्स अवे द राइट ऑफ ट्रांसफरी टू एलिनेट और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भाई आप कभी भी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ ही नहीं करोगे, आपके पास ही रहेगी। नाउ इस तरीके की कंडीशन जो है वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। द ट्रांसफरी कैन नाउ no longer transfer his interest in the property to another person and he has no freedom to do what he wants with the property in his capacity as the owner of the property। अगर अब इस तरीके की कोई कंडीशंस लगा दी जाएंगी जहां पे आपको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन किया जाएगा तो वो अपनी ओनरशिप के साथ जो उसके पास जो राइट्स मिले हैं वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा, वो एज अ ओनर उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई राइट ही एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। द रीजन बीइंग कंडीशंस लगी हुई हैं, तो इसी वजह से ऐसी कंडीशंस को वॉइड कहा गया है। नाउ सेक्शन 10 जो है वो बताता है दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड ऑन ट्रांसफरी, कोई भी कंडीशन अगर आपने ट्रांसफर जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उस पर लगाई है जो अमाउंट करता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफरी टू डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट, और ये आपने जो रिस्ट्रेन लगाया है उसके उस राइट पे लगाया है, उसको जो उसके इंटरेस्ट पे लगाया है, जो उसको इंटरेस्ट मिला है प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कि वो तो फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो वो जो इंटरेस्ट पे जो कंडीशन आपने लगाई है उसके इंटरेस्ट को आप एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हो, उस पर आपने जो भी कंडीशन लगाई है और वो एब्सोल्यूट कंडीशन बार कर रहे हो उसको, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंडीशन आपकी वॉइड रहेगी। राइट? नाउ द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए विद अंडर वैलिड कंडीशंस। नाउ अ केस दैट इज रॉशर वर्सेस रॉशर। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि ए ने गिफ्ट दिया बी को, ठीक है, और जब एक घर गिफ्ट किया बी को तो उस पर एक कंडीशन भी लगाई, और कंडीशन यहाँ पे ये लगाई कि जो है अगर बी ने ए की वाइफ के जिंदा रहते हुए घर बेचा तो ए की वाइफ जो है उस घर को खरीदेगी 10,000 रुपए में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है आपकी 10 लाख रुपए। नाउ ये कंडीशन लगा दी कि अगर तुमने मेरे बीबी के जिंदा रहते हुए ये मकान को बेचा, जो बी ने उसको गिफ्ट किया है उस घर को बेचा, तो फिर मेरी वाइफ ही इस घर को खरीद लेगी कितने रुपए में? 10,000 में। उसके पास ऑप्शन होगा परचेज करने का, उसकी वाइफ के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को 10,000 रुपए में खरीद लेगी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लगाई गई है, ये कंडीशन कोर्ट ने हेल्ड करा कि ये कंडीशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है ट्रांसफरी के राइट्स को, एंड दैट इज वाई जो कंडीशन है आपकी वॉइड मानी जाएगी। क्लियर? नाउ पार्शियल रिस्ट्रेन क्या होता है? अब पार्शियल रिस्ट्रेन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे वो पार्शियली आपके राइट्स को लेती है, ठीक है, ट्रांसफरी के राइट्स को लेती है, डिस्पोज ऑफ करने की अपने इंटरेस्ट को उस प्रॉपर्टी में। राइट? अब पार्शियली कैसे ले रही है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ये कंडीशन लगाई ए ने कि बी जो है डी और डी के परिवार वालों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। नाउ दिस इज समथिंग अ पार्शियल कंडीशन, जो पार्शियली लगाया, बाकी किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये पार्शियल रिस्ट्रेन है। नाउ द राइट इज नॉट टेकन अवे सब्सटैंशियली। अब यहाँ पे कहता है जो सेक्शन 10 है वो एक्सप्लिसिटली इसकी बात नहीं करता पार्शियल रिस्ट्रेन की। नाउ अ कंडीशन इम्पोजिंग अ पार्शियल रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड, तो वो जो अगर कंडीशन है जो पार्शियल रिस्ट्रेन की बात कर रहा है वो कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएंगी। एंड नाउ इन द केस ऑफ माता प्रसाद वर्सेस नगेश्वर सहाय, अब इस पर्टिकुलर केस में एक डिस्प्यूट चल रहा था ओवर सक्सेशन, ठीक है, और वो किसके बीच में था? नेफ्यू और विडो के बीच में था। अब एक कॉम्प्रोमाइज हो गया कि नेफ्यू को टाइटल दे दिया और पोजेशन दे दिया विडो को,
ठीक है, नेफ्यू को यहाँ पे टाइटल दे दिया और उससे ये कह दिया कि तुम इसको एलिनेट नहीं करोगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द विडो, राइट। नाउ इट वाज हेल्ड दैट द कॉम्प्रोमाइज एंड द कंडीशंस वर वैलिड। भाई जब ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, जब ये सक्सेशन का जो ये डिसाइड किया गया इस डिस्प्यूट को जब कॉम्प्रोमाइज पे लेकर आए, तो कह दिया कि नेफ्यू के पास टाइटल रहेगा और जब तक विडो जिंदा है पोजेशन उसके पास रहेगा और नेफ्यू जो है इस घर को पार्ट नहीं कर सकता, मतलब एलिनेट नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता जब तक विडो जिंदा है। अब इस पर्टिकुलर केस में दिस इज व्हाट द जेन्युइन कैन बी डन, जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज कैन बी डन। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लगाई गई है दिस इज अ पार्शियल रिस्ट्रेन और इसको जो है वैलिड कहा इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने वैलिड और प्रूडेंट माना इस पर्टिकुलर प्रेजेंट केस में ये होना कि भाई ये कंडीशन लगा दी जाए और ये जो कंडीशन है ये आपकी पार्शियल रिस्ट्रेन मानी जाएगी और पार्शियल रिस्ट्रेन आपका वैलिड रहता है। नाउ सेक्शन 10 के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ क्या वो एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहले लीज। अब देखो लीज में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को दे रहे हो किसी को किराए पे, ठीक है, कि भाई कुछ टाइम के लिए आप जो है इस पे आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करते हो, आप उसके तो आप यूज कर सकते हो उसको कुछ टाइम के लिए, राइट। अब सिर्फ यूज करने के लिए आपने दिया है कि आपने अपनी जमीन जो है किराए पे दे दी, ठीक है, या अपना घर जो है किराए पे दे दिया, बट ओनर कौन है उसका? ओनर तो ट्रांसफरर ही है, हमेशा ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे कहता है कि ट्रांसफरर अगर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अपने प्रॉपर्टी के कोई भी कंडीशन लगाता है, चाहे वो कंडीशन आपकी एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन क्यों ना कर रही हो, वो कंडीशन आपकी वैलिड रहती है एंड दैट इज व्हाई लीज इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। अ लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेयरइन द लेसी ओनली हैज अ राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। भाई लेसी जो किराए पे लेता है, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ यह अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, व्हाइल द ओनरशिप रिमेन्स स्टिल विद हुम, विद द लेसर। भाई लेसर के पास ही ओनरशिप रहती है, वो तो सिर्फ किराए पे दे रहा है, तो उसके पास ओनरशिप रहती है और उसके पास सिर्फ राइट रहता है एंजॉयमेंट का। नाउ अगर कोई भी कंडीशन लगाई है जो इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शंस, तो वो कंडीशंस आपकी एब्सोल्यूट हो, पार्शियल हो, कुछ भी हो, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा तो वो वैलिड मानी जाएगी इन केस ऑफ लीज। लीज के केस में वो वैलिड मानी जाएगी जहां पे जो वो कंडीशन जो लगा रहा है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर। लेसर ही ओनर है, अपने बेनिफिट के लिए अगर वो कंडीशन लगा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए अगर वो कोई कंडीशन लगा रहा है, तो वो कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएगी इवन दो दैट इज अ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट कंडीशंस लगा रहा है वो भी आपकी वैलिड मानी जाएगी। नाउ इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, अब मैरिड वुमेन की देखो प्रैक्टिकली आज के टाइम पे ऐसी कोई रिलेवेंसी है नहीं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ट्रांसफर करी गई है मैरिड वुमेन को और उस पे अगर कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन की जो कंडीशन होगी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। बट वो वुमेन जो है हिंदू नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, देन अगेन जस्ट यू नीड टू रिमेंबर इट कि वो जो मैरिड वुमेन है वो हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो और आपका बुद्धिस्ट ना हो, देन द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन कैन बी वैलिड। तो उस पर्टिकुलर केस में जो कंडीशन लगाएगा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन की कंडीशन जो लगाएगा, वो कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन के लिए। नाउ सेक्शन 11 बात करता है कि रिपग्नेंट कंडीशंस कौन सी होती है। मान लो इंटरेस्ट के विपरीत आपने कोई कंडीशन लगा दी, तो क्या वो कंडीशन वॉइड होगी या वैलिड होगी, उसके बारे में बात करा है सेक्शन नंबर 11 में। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से समझो, सबसे पहले एक बेस बना रही हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी है, ठीक है। अब ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को। अब ये प्रॉपर्टी है, सपोज एक कमर्शियल शॉप ट्रांसफर करी, ठीक है, कमर्शियल शॉप ट्रांसफर करी और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं। अब इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, इस प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पे आप सिर्फ दुकान खोल सकते हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर मान लो ए ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उस पर ये कंडीशन लगा दी कि तुम इस पे शॉप नहीं खोल सकते, या तो तुम दुकान कुछ बेच नहीं सकते, यहां से तुम शॉप नहीं खोलोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसा शॉप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब बेसिक नेचर प्रॉपर्टी का क्या है कि वहां पे सिर्फ दुकान ही खुल सकती है और कुछ खुल ही नहीं सकता, उसमें वो घर नहीं बना सकता, वो एक कमरा है, एक छोटा सा कमरा है या एक जमीन है छोटी सी, वहां पे कुछ नहीं सकता, बस एक दुकान ही बन सकती है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसी कंडीशन लगा दी तो वो कंडीशन आपकी वॉइड मानी जाएगी, वो कंडीशन आपकी वॉइड मानी जाएगी। अब ऐसा ही बता रखा है सेक्शन नंबर 11 में, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
contains a condition which is inconsistent with the nature of the interest transferred. Now जो आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है उसका बेसिक नेचर के अगेंस्ट अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा दी है तो वो कंडीशन जो है रिपग्नेंट कंडीशंस कहलाती हैं, दैट इज नॉट इन फेवर, मतलब वो फेवर में है ही नहीं उस कंडीशन को, भाई जो शॉप ही खुल सकती है उसमें, वो भी आप मना कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट ही हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, अब उसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन जो होंगी वो वॉइड मानी जाएंगी आपकी. नाउ दीज कंडीशंस comes with the transfer when the transfer confer to the transferee absolute interest in the property. भाई उसने आपसे खरीदा, ठीक है, या आपने उसको बेचा, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया उसकी प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने खरीदा है. नाउ एनी कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विल बी वॉइड. तो अब उसकी इंटरेस्ट पे अगर आप ऐसी कोई भी कंडीशन लगा रहे हो जो उसके नेचर से थोड़ा डिफर कर रही है या फिर अपोजिट है, या उसके नेचर पे अगर आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हो तो वो कंडीशन आपकी वॉइड मानी जाएगी. आई होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा. नाउ एक्सेप्शन है सेक्शन 11 के भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. अब यहाँ पे कहता है कि मान लो कोई ट्रांसफरर है, ठीक है, उसके पास दो लैंड है, उसके पास 2 pieces ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं. ही में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इम्पोज कंडीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरी राइट टू एंजॉयमेंट. अब यहाँ पे समझो कि ए है और बी है, ठीक है, इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, एक लैंड है ये, इस लैंड का एक पार्ट यहाँ पे ये वाला बी को ट्रांसफर करा, ये सारा पार्ट ए का है, ठीक है. तो ए अपने इस लैंड, जो ये लैंड है ए का, इस लैंड को एंजॉय करने के लिए ए जो है कंडीशन लगा सकता है बी पे. उसने ये पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर एक पीस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है बी को, तो ए अपने लैंड के एंजॉयमेंट के लिए बी पे कंडीशन लगा सकता है, और वो कंडीशन अगर वो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करेगा कि भाई तुम अपने राइट को एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो रिस्ट्रेनिंग कंडीशन जो है आपकी वैलिड मानी जाएगी. वो रिस्ट्रेनिंग कंडीशन वैलिड मानी जाएगी, उसमें कुछ नहीं सकता. जैसे मान लो ये पीस ऑफ लैंड दिया, अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि तुम यहाँ पे 6 माला नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे ए के फील्ड पे या ए के जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उस पर धूप आना बंद हो जाएगी, ठीक है. या रिस्ट्रेन लगा दिया इस तरीके से जहां पे हैम्पर हो रहा है किसका राइट, ए का खुद का राइट, ठीक है, वो खुद की भी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा, उस पर्टिकुलर केस में जो कंडीशन लगाएगा वो कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएगी. नाउ फॉर एग्जांपल, ए हैज 2 प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई, ए सेल्स देम टू बी, बी को बेच दिया विद अ कंडीशन दैट a portion of x is adjacent to y. अब यहाँ पे ये मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये x है, ये y, एक दूसरे के अगल बगल प्रॉपर्टी है, adjoint मतलब जुड़े हुए प्रॉपर्टीज हैं वो, ठीक है. टू y shall be kept open for the benefit of y. y की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए यहाँ पे इसको ओपन रखना होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये कंडीशन लगाई गई है, ये कंडीशन आपकी वैलिड होंगी. तो किसी और लैंड के बेनिफिशियल के लिए अगर कोई कंडीशन लगाई जा रही है, या फिर मान लो जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको अपने लैंड के एंजॉयमेंट के लिए, उसके अपने बेनिफिट्स के लिए अगर कोई कंडीशन लगा रहा है, तो वो कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएंगी. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, कुछ पॉजिटिव कंडीशंस होती हैं और कुछ नेगेटिव कंडीशंस होती हैं. नाउ पॉजिटिव कंडीशंस क्या होती हैं? मान लो ए ने ट्रांसफर किया बी को लैंड, ठीक है, ऑन अ कंडीशन दैट ही विल मेंटेन एंड कीप फिलिंग ऑफ द वेल ऑन दैट प्लॉट. नाउ दिस कंडीशन इज पॉजिटिव कि भाई तुम इसका देखभाल रखोगे. उसने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करी बी को, एक लैंड ट्रांसफर करा, और ये कंडीशन लगाई कि तुम इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे और सारी चीजें का देखभाल रखोगे. नाउ दिस इज समथिंग व्हाट इज अ पॉजिटिव कंडीशन. नेगेटिव कंडीशन क्या है? कि वो कंडीशन जहां पे ट्रांसफर इंपोज करता है कोई कंडीशन, जो ट्रांसफर को कुछ करने से, कोई एक्ट करने से रोकता है, ठीक है, इंपोज करता है कोई कंडीशन ऑन द ट्रांसफरी नॉट टू डू सम एक्ट, कि तुम ये एक्ट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इज नेगेटिव कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, A ने ट्रांसफर किया B को लैंड, नाउ ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल लीव ओपन 4 फीट्स वाइड स्पेस ऑन द लैंड, कि भाई तुम 4 फीट स्पेस छोड़ के जाओगे लैंड पे, ठीक है, तुम छोड़ के रखोगे उसको, और आप उस पर कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते. तो इस तरीके की जो कंडीशन है, दैट इज अ नेगेटिव कंडीशन, जहां पे आप ट्रांसफर को रोक रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं कर सकते. नाउ ये जो कंडीशंस होती हैं आपकी नेगेटिव कंडीशंस होती हैं. डिफरेंस क्या है? देखो सेक्शन 10 में क्या बताया कि भाई आप जो है ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने में, कि भाई वो फर्दर किसी पर्सन को रिस्ट्रेन नहीं कर, एलिनेट नहीं कर सकता उसको. उस कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन आप लगा रहे हो जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है उसको, तो वो कंडीशंस आपकी वॉइड है. अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है सेक्शन नंबर 11 में, जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है उस पर आप ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हो, और उस पर्टिकुलर केस में वो जो कंडीशन लगा रहे हो
वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो जो आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके, उस इंटरेस्ट से रिपग्नेंट है, उस इंटरेस्ट से विपरीत में है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपने कंडीशन लगाई है इंटरेस्ट पे, वो आपकी वैलिड नहीं रहेगी, वो आपकी वॉइड रहेगी। एंजॉयमेंट पे अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो वो आपकी जो कंडीशन है वो वॉइड मानी जाएंगी। राइट नाउ सेक्शन में 11 में स्पेसिफाई कर दिया दैट इन ट्रांसफर वेयर एब्सोल्यूट राइट इन द प्रॉपर्टी हैव आल्सो बीन एलिनेटेड टू द ट्रांसफरी। एब्सोल्यूट राइट एलिनेट किया है ट्रांसफरी को, वेयर अ कंडीशन इज इम्पोज दैट ट्रांसफरी कैन नॉट इन स्पाइट ऑफ हैविंग एब्सोल्यूट राइट इन द प्रॉपर्टी टू डू एन एक्ट फॉर हिज एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके एंजॉयमेंट को भी आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रेन कर रहे हो आप कि भाई आपने उसको एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफरी के पास सारे राइट्स होने के बावजूद भी आपने एक ऐसी कंडीशन लगा दी जिसमें आप एब्सोल्यूटली उसको जो है कोई पर्टिकुलर एक्ट करने को रोक रहे हो, और वो जो भी आपका एक्ट आप जिसको करने को रोक रहे हो उससे वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। नाउ सच कंडीशन विल बी डीम्ड टू बी वॉइड। तो वो कंडीशन एंजॉयमेंट पे जो आप लगाओगे वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। एक बार और सुन लो इसको। सेक्शन 11 में क्या बात कहता है कि मान लो कोई ट्रांसफर है जहां पे आपने एब्सोल्युटली राइट्स जो है प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफर कर दिए हैं ट्रांसफरी को। अब ट्रांसफरी के पास सारे राइट्स आ गए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपने कोई कंडीशन इंपोज कर दी कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और वो जो आपने एक्ट करने को मना किया है वो कहीं ना कहीं रिपग्नेंट है उसके इंटरेस्ट से, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया है ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी पे जो राइट उसका है, उस राइट ऑफ एंजॉयमेंट पे कहीं ना कहीं आप कोई कंडीशन लगा रहे हो, तो वो जो कंडीशन है आपकी वो वॉइड मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी। अगर आप उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करोगे, भाई तुम इस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसके एंजॉयमेंट पे अगर आप कोई भी उस प्रॉपर्टी को, जो उस प्रॉपर्टी का वो मालिक हो गया है, अब उसके एंजॉयमेंट पे अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन वाली जो कंडीशन है वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। क्लियर? नाउ दिस इज बेसिक डिफरेंस कि भाई उसमें जो है एब्सोल्यूट एलिनेशन पे कि तुम डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर सकते किसी को भी प्रॉपर्टी, ऐसी कंडीशन लगाई तो सेक्शन 10 में वो वॉइड है, और एंजॉयमेंट पे या कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया, उससे रिपग्नेंट कोई कंडीशन लगाई है, तो वो कंडीशन आपकी वॉइड होती है सेक्शन नंबर 11 में। क्लियर? नाउ सेक्शन नंबर 12 किसी बात करता है कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर मान लो कोई पर्सन दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया है, अब यहाँ पे मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी। अब देखो उसको एग्जाम्पल से समझो, फिर विल बी रीडिंग आउट सेक्शन 12। यहाँ पे कहता है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। अब बी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, बी इंसॉल्वेंट हो गया। अब बी के इंसॉल्वेंट होने पे ये जो ए ने कंडीशन लगाई है बी को ट्रांसफर करते हुए प्रॉपर्टी की, तुम इस प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो भी नहीं बेचोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो वो कंडीशन लगाई है इंसॉल्वेंट होने के बाद भी आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, तो वो जो कंडीशन है वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। नो, क्योंकि यहाँ पे बी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बहुत सारे क्रेडिट्स होंगे, राइट, भाई बहुत उधार लिया होगा तभी तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को बेच के भी आप जो है उनका कर्जा नहीं उतार सकते, ठीक है, उनके डेट्स नहीं उतार सकते आप। तो यहाँ पे अगर मान लो ए ने जब प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी थी और ये कंडीशन लगाई थी कि इंसॉल्वेंसी के बाद अपनी प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते, इंसॉल्वेंसी पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, तो वो जो कंडीशन है वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट वेयर द ट्रांसफरी बिकम इंसॉल्वेंट, जब ट्रांसफरी जो हमारे केस में बी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, एंड इफ ही हैज सम इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी दैट वाज ट्रांसफर्ड टू हिम बाय अ ट्रांसफर, और उसका इंटरेस्ट है उसमें, उस प्रॉपर्टी में जो उसको ट्रांसफर हुई है ट्रांसफर द्वारा, द ट्रांसफरी स्टिल वुड नॉट लूज हिज इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से, वो अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करेगा। हेंस अगर कोई भी कंडीशन है जो स्टेट करती है कि जो ट्रांसफरी है वो लूज करता है अपना इंटरेस्ट इन द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ऑन इंसॉल्वेंसी एंड दिस इंटरेस्ट शैल बी रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफर शैल बी वॉइड। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा दी है मान लो ट्रांसफरर ने कि तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, तो ये सारी कंडीशन जो है वॉइड है। एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, वो उसके पास सारे ओनरशिप राइट आ गए, तो उसका इंटरेस्ट लूज नहीं हो जाता, और ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफरर नहीं लगा सकता ट्रांसफर के टाइम पे, ट्रांसफरी पे, कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता या फिर एलिनेट नहीं कर सकता या फिर वो रिवर्ट बैक कर जाएगी, इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन लगाई है ट्रांसफरर ने तो वो कंडीशन आपकी वॉइड होती है। हाउएवर दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द कंडीशन ऑन लीज। अब इसका एक एग्जेम्पशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है लीज का। तो लीज का वही रीजन है कि अगेन वो ओनरशिप टाइटल वहां पे नहीं ट्रांसफर होती है, ओनर आपका लेसर ही रहता है, दैट इज वाई यहाँ पे कह रहा है कि लीज इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है आपका लीज। नाउ ये एक्सेप्शंस ध्यान रखना, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6
जो आपका अब सीरीज से आएगा, ठीक है, एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज एंड विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट by this series, right? So lecture number 6 में we'll be discussing the further important sections of Transfer of Property Act which are relevant for the examination. Now एक important announcement कि स्टडी IQ लेकर आया है आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच, और इस लाइव फाउंडेशन बैच में है यूनिक फीचर्स। ना आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी का लोगो दिखेगा। वहां पे आप जो है वेबसाइट पे जाकर एनरोल कर सकते हैं कोर्स के लिए। अब आपको वेबसाइट पे कैसे जाना है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं स्टडी IQ जुडिशरी एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ लोगो हियर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच का कोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या यूनिक फीचर्स है इस कोर्स में। इस लाइव फाउंडेशन बैच में हम आपको कवर अप कराते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं जिसमें हम आपको कवर अप कराएंगे सारी मेजर लॉस, माइनर लॉस, राइट। नॉट ओनली दिस, हम आपको यहाँ पे मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, जो मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको गाइड करने में थ्रू आउट जर्नी में, ठीक है। डेली MCQs प्रैक्टिस कराएंगे, 1100 लाइव आवर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप 2-वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है, वेबसाइट पे गए, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई प्रोमो कोड पे यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे एंटर करना है प्रोमो कोड SHR, मेरे नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपए में। ना जो ये 24,999 रुपए आपको आपसे लिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं 2 सालों के लिए। मतलब कोर्स की वैलिडिटी अगर आप देखें तो 24 मंथ्स कोर्स की वैलिडिटी है। ये पूरा कोर्स आपका 1 साल में कवर अप करा दिया जाएगा। क्लासेस इसकी 12 जून से स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से जाके एनरोल करो, यूज करो प्रोमो कोड SHR। इसी कोड से सिर्फ मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, मेरे नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, और जल्दी से जाके एनरोल हो जाओ। नाउ इस लाइव फाउंडेशन बैच में यू कैन सी लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको जो हेल्प करेंगे थ्रू आउट द जर्नी, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली MCQs प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी इस लाइव फाउंडेशन बैच में, और आपकी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में। कैसे? यूज करके प्रोमो कोड SHR। नाउ जल्दी से जाके एनरोल करो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप कंप्रिहेंसिव तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सको, तो आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए स्टडी IQ लेकर आया है ये लाइव फाउंडेशन बैच। जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ, क्योंकि इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12 जून से, जिसमें आप सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड SHR फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, and stay tuned for the next lecture. Thank you so much.